अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के वो तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 में आ चुके हैं। उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए याद रहे 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 इन तमाम ईयर्स में चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का कोई एमसीक्यू नहीं आया। 2015 से बाकायदा इसकी शुरुआत हो रही है और 2015 में एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जो एमसीक्यू है वो हमारे सामने है। अ पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम moves with speed of 8 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। हमें बात करते हैं इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का हमारे पास फॉर्मूला है एच एम वी। अब एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू यहाँ दी भी है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। पार्टिकल का जो मास देखिए 5 मिलीग्राम, हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको मालूम है कि ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक्सपोनेंट माइनस 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से मिलीग्राम में मतलब इसको मजीद 1000 गुना कम करना है। तो मिलीग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 और वेलोसिटी हमारे पास दी गई है 8। अब हमें सिंपल सॉल्व करना है। ये हमारे पास हो जाता है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 और ये हो गया हमारे पास 40 हमारे पास है और ये एक्सपोनेंट माइनस 6 ऊपर जाकर क्या हो गया, प्लस में आ गया। चले भाई, अब हम क्या करते हैं, 6 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट 1.5 या 1.6 के आसपास। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बाकी देखो सबके एक्सपोनेंट सेम है। तो हमें मालूम है 6 को किया। अब हमें एक्सपोनेंट को अगर आप एडजस्ट कर भी लें, ओके दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन यह है कि आपको इससे आइडिया हो गया कि ये 4 कंसीडर कर लो ना। 4 कंसीडर किया तो आपको अंदाज़ा हो गया कि 1.5 या 1.6 होगी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास आंसर क्या हो गया इस एमसीक्यू का, बगैर पूरा सॉल्व किए मुझे पता है कि यही इसका आंसर है। बाकी अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो ओके, तो ये 40 था ना, तो 40 के लिए मैंने क्या किया, इसको 4 कंसीडर करते हुए एक्सपोनेंट 10 अलग कर दिया। ऊपर जाकर ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। चलो ये हट गया, ओके। अब ये 1.6 हो गया। अब इसको मजीद कंफर्मेशन के लिए आप वो कर सकते हो, ये 5 हो गया, देखो -1 और 6, ये 5 हो गया। अब 5 में से ये माइनस किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई -29, आ गया परफेक्ट आंसर। तो ज़हीन बच्चा जो है ना स्पीड से ऐसे ही भागता है। शॉर्ट में इसको अंदाजा हो गया ना कि कौन सा ऑप्शन है, तो वो पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी है, 1.66 एक्सपोनेंट माइनस, ये माइनस यहाँ हो जो है ना वो नहीं हुए, ये माइनस सबके साथ होगा, ये प्रिंट माइनस 29 मीटर। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल है 2016 में, आइए देखते हैं वो कौन सा सवाल है, उसकी तलाश में है। ओके, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन पूछी गई है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड। मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इसका ताल्लुक है, मिनिमम, एंगुलर, मैक्सिमम, थ्रेशोल्ड। तो याद रखिएगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होते। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद ये 2016 का सवाल था। 2016 में एक और सवाल भी जो है वो इससे पूछा गया है और वो सवाल आपके सामने है। 5 words are shown below. Farthest universe, spontaneously, photon, and infinite. These words can be used in the spaces P, Q, R, S, T to complete the sentence. इसमें कहा जाता है the dash is a stable particle and therefore it does not decay dash into any other particle. अब कहा जा रहा है एक पार्टिकल जो है ना, आप देखो फार्थेस्ट, यूनिवर्स, स्पॉन्टेनियसली, इनफाइनाइट, पार्टिकल तो सिर्फ एक ही है। तो अंडरस्टूड है कि P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोटोन को है। अब फार्थेस्ट, फोटोन, स्पॉन्टेनियसली, यूनिवर्स, इनफाइनाइट, अब इसमें P एक ही है। इसका मतलब P क्या है,
एक ही है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है फोटोन को, आपको पता चल गया भाई हमारा आंसर जो है सी है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस स्टेबल पार्टिकल, पार्टिकल इनमें से कोई है ही नहीं ना, क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो अंडरस्टूड है, एक से आपको आइडिया हो गया कि ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। सही है। अब अगर आप चाहते हो देख लेते हैं, डज नॉट डीके जो है वो स्पॉन्टेनियसली, ओके, ये ऑर्डर भी करेक्ट है। तो इस तरीके से एक पोर्शन मालूम करके आपको पूरे एमसीक्यू का क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से 2016 आपको मालूम है कि लियारी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया, केएमडीसी वालों ने अलग किया, तो इसलिए 2016 में एक और सवाल भी हमें मिल गया, व्हेन फोटोन आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब फोटोन को मेटल से हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ए में कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी में कहा जा रहा है पेयर प्रोडक्शन, सी में कहा जा रहा है एक्स रे प्रोडक्शन, डी में कहा जा रहा है गैमा रे प्रोडक्शन, और ई में कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव कैप्चर। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है ये। फिर इसके बाद आते हैं 2017 की तरफ, कि 2017 में भी इसका एक सवाल पूछा गया है, उस सवाल को हम बाकायदा तलाश करते हैं। ओके भाई, इसमें पूछा जा रहा है डैश इज ऑल्सो नॉन एज एंटी इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा पार्टिकल है जिसको एंटी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ए में कहा जा रहा है फोटोन, बी में कहा जा रहा है प्रोटॉन, सी में कहा जा रहा है पॉजिट्रॉन, और डी में कहा जा रहा है न्यूक्लियॉन। तो जिन्होंने पेयर प्रोडक्शन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा उनको बआसानी मालूम होगा कि एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, पॉजिट्रॉन है। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आइए 2018 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एमसीक्यू करेक्ट है, कौन सा एमसीक्यू पूछा गया। ओके, तो 2018 में दो सवाल पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी h nu इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल इज एक्सप्रेस एस। हमें कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन जिसकी एनर्जी h nu के बराबर है वो मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करता है। हमें कहा जा रहा है वो एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है वेव नेचर ऑफ द लाइट, बी में कहा जा रहा है कॉम्पटन स्कैटरिंग, सी में कहा जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, डी में कहा जा रहा है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो ये तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है जो कि ऑलरेडी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक और सवाल भी इसी ईयर में पूछा गया है, इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन and its antiparticle positron come close enough to each other, they completely convert into radiation energy in the form of photon. This process is called, हमें कहा जा रहा है जब इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो दोनों रेडिएशन में अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएशन की शक्ल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बी में कहा जा रहा है पेयर प्रोडक्शन, सी में कहा जा रहा है इनहेलेशन ऑफ मैटर, और डी में कहा जा रहा है कॉम्पटन इफेक्ट। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, इनहेलेशन ऑफ मैटर। ये पेयर प्रोडक्शन क्या क्या है, अपोजिट है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि फोटोन एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर वजूद में आता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं रेडिएशन इमिट होती है, वो प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन ऑफ मैटर, जिसे मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, वो अलग है। ओके, इनहेलेशन ऑफ मैटर से भी याद रखो। ओके, फिर इसके बाद ये टॉपिक बाकायदा काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। फिर इसके बाद 2019 में मैं आपको बताऊँ ना, इसके 4 सवाल पूछे गए, 4 MCQ 2019 में जो है बस के पूछे गए हैं। आइए वो 4 MCQ क्या हैं। ओके, सबसे पहला सवाल, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द एक्सरे वेवलेंथ चेंज लैम्डा, हेयर h इज प्लस कांस्टेंट, m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थीटा इज एंगल आफ्टर स्कैटरिंग। 4 फॉर्मूले हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग का, हमें फॉर्मूला बताना है, तो पूरा डिटेल कॉम्पटन इफेक्ट हमने डिस्कस किया हुआ है। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर सी है। डेल्टा लैम्डा जो है वो कॉम्पटन स्कैटरिंग को शो कर रहा है, h m नॉट c 1 माइनस cos थीटा इज द करेक्ट आंसर। सी इसका जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद जो अगला सवाल है इसका, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं।
2019 का ये दूसरा सवाल। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड इज, अगर हम चाहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पेयर प्रोडक्शन अगर हमें प्रोड्यूस करना है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड इज, मिनिमम एनर्जी क्या होगी 1.02 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 10.2 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 1.00 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आंसर है। ओके, फिर इसके बाद जो है इसमें कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी v हैज मोमेंटम दिया हुआ है 3 एक्सपोनेंट -26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, h की वैल्यू दी गई है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। तो आइए हम निकालते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। अंदाजा हो रहा है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं पूछते, आपको सिर्फ डरा डरा कर टेक्निक, कौन सी टेक्निक यार, आपके सामने सीधे सीधे सवाल हैं, बगैर कैलकुलेटर के जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, पूरे 11 साल का निचोड़ आपके सामने। तो ये जो डराने वाला जो माफिया है ना वो बड़ा ख़राब है, बच्चों के माइनर दिमाग से खेलते हैं, और स्पेशली वही टीचर आपके साथ धोखा करता है जो आपका सबसे फेवरेट होता है, उसको पता है कि उसका कारोबार जो है वो आपसे ही चल रहा है, तो वो वही आपको जो है वो धोखा देता है, 40,000 50,000 की फीस वही आपसे निकलवाता है, और वही पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो अक्सर मिले हुए होते हैं और वही आपके साथ जुल्म करते हैं। चलें भाई, तो 6.63 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाता है 2, ये 2 और ये 1, ये तो हो गया। फिर इसके बाद -34 है और ये 26 ऊपर आ गया प्लस, तो अब ये कितना हो जाता है लेमडा 2.21, ओके 8 का डिफरेंस है, ओके -8 मीटर। अब ऑप्शन में हमारे पास जो है वो नैनोमीटर माइक्रोमीटर ये है, ओके मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करके देखता हूँ। नैनो में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, -9 से डिवाइड करना होता है, तो 2.21 एक्सपोनेंट -8 और ये पॉजिटिव 9 हो गया, ओके 1 बचा, एक्सपोनेंट 10 बचा ना सिर्फ, ओके तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 22.1 नैनोमीटर, 22.1 नैनोमीटर जो ये होता है। तो अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए आपका, द डी ब्रोगली 22.1 नैनोमीटर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, सी 22.1 नैनोमीटर। फिर इसके बाद अगला सवाल हमारे पास जो है वो है ओके, if time interval between occurrence of two events is measured in a frame with no relative motion in which two events occur, then the time t measured by observer in a frame moving with relative velocity, हमें बाकायदा जो है वो टाइम डायलेशन वाला फॉर्मूला जो है वो करेक्ट तलाश करना है। t बराबर टी नॉट √1 - v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर होता है ना, ओके t ओवर टी नॉट 1 - v स्क्वायर से करेक्ट आंसर हमारे पास ये है, b इज द करेक्ट आंसर, ये प्लस है ये है, तो करेक्ट आंसर हमें बताना है टाइम डायलेशन का। तो जिन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है उनको बआसानी ये मालूम है, तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर बी है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 17 के 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।